हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली सभी को। और आप होली का त्योहार भी अच्छे से मना रहे होंगे। उसके बाद आप एक दो दिन बाद आप होली खेल के और फ्री होकर इससे वापस से अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड में आने वाली जो टॉपिक है इसमें है जैसे स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। 2025 का जो पेपर हुआ था उसमें जो स्कूल मैनेजमेंट से 6 क्वेश्चन लगभग आए थे और साइकोलॉजी से 4 क्वेश्चन आए थे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को कैसे तैयार कर सकते हैं। हालांकि आपने पढ़ लिया होगा, इनके पढ़ने का, इनको याद करने का बेस्ट तरीका क्या है कि ये आपको लंबे समय तक एग्जाम तक अच्छे से याद रहे, क्योंकि ये वाला पार्ट है बहुत ही स्कोरिंग वाला पार्ट है फर्स्ट पेपर में, जो आपको हर हाल में यह अच्छे नंबर दिला सकता है। क्योंकि या तो इसको साइकोलॉजी वाला पार्ट और जो एजुकेशन मैनेजमेंट वाला पार्ट है, स्कूल मैनेजमेंट वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा क्या है, इजी पार्ट ही आता है और हम एक या दो बुक में से इसको पढ़ते हैं, मतलब तो आप इनको आसानी से इसका पूरे में से पूरे मार्क्स इसमें ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आपको स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को कैसे याद करना चाहिए, या फिर आप ऐसे कैसे पढ़ें कि आपको लंबे समय तक एग्जाम तक आप अच्छे से याद रखें और इसको अच्छा स्कोरिंग इसमें कर पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल मैनेजमेंट की। स्कूल मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको बार बार पढ़ते हो लेकिन आपको ये याद होने में थोड़ी सी दिक्कत करता है। तो कैसे पढ़ें आप स्कूल मैनेजमेंट को? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने तो स्कूल मैनेजमेंट के लिए केवल एक ही बुक पढ़ी थी। SS यादव सर की बुक थी, जो कि कलाम पब्लिकेशन सीकर से उस टाइम आती थी, और इस बार इसकी शायद नई है, अपडेट होकर बुक आई है, वो भी SS यादव सर की, वो भी कलाम पब्लिकेशन से आई है। अगर आप किसी और जो है जो किसी और राइटर की बुक पढ़ रहे हैं तो वो कोई बात नहीं है, बेस्ट है, बस हम पढ़ने का तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर दो टॉपिक पर बात करेंगे। एक तो RT है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इंस्टीट्यूट है, संस्था है जिनसे भी अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 या RT एक्ट को, कि ये आप इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए कि आप एक ही बुक को अगर इसमें पढ़ते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, दो तीन बुक के पीछे के भागोगे तो, क्योंकि सब में मैटर सेम जैसा ही रहता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी इसमें जो भी लाइन आपको लगती है, जैसे अनुच्छेद 45 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि, 14 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करने तक, तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि आप हर लाइन को, हर चीज को, आपको पता है कि बच्चों के लिए और शिक्षक का इसमें ज्यादा जुड़ाव होता है, तो आप इस तरह से कुछ कुछ जो मौलिक पॉइंट्स होते हैं, जो मेन पॉइंट होते हैं, उनको आप हाईलाइट करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा जैसे अब ये है, अपन को आपको पढ़ना है 7 अध्याय, 39 धाराएं पढ़नी है। सबसे पहले तो आपको जैसे इनकी धाराएं हैं ये आपको नोट करके रखनी है, यानी आपके शॉर्ट नोट्स में ये धाराएं और इनके नाम या फिर हाईलाइट करके अलग से आपको पढ़नी है। इसके अध्याय के बारे में जब आप पढ़ते हो तो आपको बस नोट करना है कि दो इसमें जो कितनी धाराएं हैं, सबसे पहले तो उन धाराओं के नाम याद कर लो और इसमें जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लो, ताकि एंड टाइम पर जब आप 3 से 4 बार रिविजन करते हो तब आप बार बार में इन्हीं हाईलाइट वाले पॉइंट्स को पढ़ सको। ध्यान रखना, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आते हैं RT एक्ट में से, वो ऊपर से भी पूछे जा सकते हैं और इनके अंदर से डीपली भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि 23 वाले पेपर में इसमें स्कूल मैनेजमेंट बहुत इजी आई थी, जिसमें केवल धाराओं के नाम पूछे गए थे, लेकिन 26 वाली एग्जाम हुई थी उसमें धाराओं को अंदर से पूछा गया था कि इनमें किसमें कौन सी धाराएं काम आती है। तो इसमें जैसे परिभाषाओं में केवल जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है, अलाभित सुविधाग्रस्त समूह का बालक है, दुर्बल बल का बालक है, राजस्थान में 2.5 लाख से कम आय वाले परिवारों के इस वर्ग में शामिल किया गया। तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं उनको आपको पूरा इसमें पढ़ना है। जैसे अलग अलग समूह, तीसरी अध्याय क्या कहता है, अध्याय 2 क्या कहता है, अध्याय 6 के 5 क्या कहता है, अध्याय 4 क्या कहता है, इस तरह से आपको अलग अलग है उनको हाईलाइट करके, और जो इंपॉर्टेंट धारा तो आपको याद होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं। तो चाहे आप मैटर में इतना कर सकते हो कि जैसे आप देखिए अध्याय 4 में विद्यालय और शिक्षकों को उत्तरदायित्व, हालांकि इसमें काफी सारी धाराएं हैं। तो पहली धारा जैसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्या के उत्तरदायित्व की सीमा, आपने धारा याद कर ली, ठीक है। अब उसमें आपको ज्यादा भी नहीं, तो केवल एक लाइन तो याद होनी चाहिए, ताकि पूरा ही आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। क्या पॉइंट ये कहता है कि 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ये इसमें तो इसके शॉर्ट नोट्स के रूप में बना सकते हो, नहीं बनाना चाहो तो आप इसमें से भी हाईलाइट करके पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आप इसको स्कूल मैनेजमेंट वाले में, RT एक्ट वाले टॉपिक को पढ़ोगे। साथ में हम बात करें, अब जैसे आपने पढ़े हैं इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, जैसे BSER है, RSTB है, RSOS है। तो इसमें जैसे BSER हम पढ़ते हैं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें मुख्य पॉइंट जो है, जैसे कौन से आयोग ने इसको लिखा था, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के तहत काम करता है और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1957 को
की गई थी। तो ऐसे मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं, आप उसको हाईलाइट कर के पढ़ सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद होनी चाहिए अभी करंट के हिसाब से कि स्ट्रक्चर आपने इसकी बना ली। फिर इसमें मुख्य रूप से जो है बोर्ड अध्यक्ष है, बोर्ड उपाध्यक्ष का काम क्या होता है, बोर्ड सचिव का काम करता है, उन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हो। इसके जो कार्य है, कार्य में केवल इसके जो पॉइंट्स हैं उनको आप याद कर लो और एक दो बार अंदर से वाले पॉइंट्स को एक बार दो बार पढ़ लो तो आपको पूरा इसका अच्छे से याद हो जाएगा कि इनके कार्य है वो क्या कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो स्कूल मैनेजमेंट वाला टॉपिक है आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और इसका जो हर एक पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है उसको आप अच्छे से अटेंड कर पाओगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे इसमें की बुक आती है, एक तो आती है शैक्षिक प्रबंधन की, इनकी एस एस यादव सर की ही बुक आती है एक तो, ठीक है, जिनमें उन्होंने प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनका समावेश होता है। आए हुए हैं पहले प्रीवियस ईयर में उस क्वेश्चन का उस आपकी हल्की सी व्याख्या इन्होंने दे रखी है। तो ध्यान रखना इस बुक को भी आप साथ में पढ़ लेना, क्योंकि जो लास्ट टाइम होता है यानी जो आप एग्जाम देने जाओगे उससे 1 या 2 दिन का पहले का जो टाइम होगा उस टाइम इस बुक में से आप हाईलाइट करके इसको पढ़ सकते हो। जैसे इसमें अब जैसे RSCRT है की पूरी स्ट्रक्चर बना रखी है कि इसमें 9 विभाग कौन कौन से होते हैं, क्योंकि विभागों के बारे में आप 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि कौन सा विभाग क्या काम करता है, लेकिन विभाग कौन कौन से होते हैं वो हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं। तो आप लास्ट टाइम के लिए इस बुक को भी, क्योंकि आप 1-2 बार पहले पढ़ोगे तो ही लास्ट टाइम में पढ़ पाओगे, तो आप जो भी बुक में से जो भी टॉपिक पढ़ो उसके बाद इसी बुक को पढ़ना, छोटी वाली बुक जो इनकी है क्वेश्चन बैंक वाली, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इनकी जो छोटी रूपरेखा इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में बना रखी है उनको भी आप सब में पढ़ लेना। तो इस तरह से आपको लास्ट टाइम के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा कि सारी स्ट्रक्चर्स इन्होंने दे रखी है बना के। तो ये आपको इस स्कूल मैनेजमेंट वाला टॉपिक है आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक और बुक आती है नाथ पब्लिकेशन की, शैक्षिक प्रबंधन की, जिसमें 800 प्लस वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को भी आप जरूर कर लेना। ये बुक पतली सी है, इसको भी साथ में ले लेना और जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, टॉपिक पढ़ने के बाद उस टॉपिक के क्वेश्चंस को आप सॉल्व जरूर करना। ये खुद से सॉल्व करना आपको, उसके बाद आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको नोट करना चाहिए तो आप उसको हाईलाइट करके या तो नोट कर लेना या इसी बुक में हाईलाइट कर लेना। ध्यान रखना कोई भी बुक पढ़ो आपको 3 से 4 बार उस बुक को साथ में पढ़ना है टॉपिक के साथ में, तभी आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से तैयार होगा, अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो इतना भी अगर आप कर लेते हो तो स्कूल मैनेजमेंट वाला टॉपिक आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और आपके पूरे क्वेश्चन है वो सही होने के चांसेस इसमें रहेंगे। हालांकि के लिए केवल एक बुक खरीदना, कोई भी बुक, और उस बुक को ही अगर आप बार बार पढ़ लेते हो तो आपका ये अच्छे से ये वाला पोर्शन है वो अच्छे नंबर आपको देके जाएगा। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने साइकोलॉजी के लिए भी केवल एक ही सर अपनी पब्लिकेशन में जो दीर सिंह दवाई सर है उनके नोट्स ऑनलाइन की कोचिंग ली थी और उनके नोट्स बनाए थे और उनको मैंने फॉलो किया था। केवल उनकी फिर फर्स्ट ग्रेड के लिए जो स्पेशली बुक आती है उस बुक को मैंने ले लिया था और उस बुक से ही मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व साथ साथ किया था। आप क्या कर सकते हो कि जैसे अधिगम टॉपिक हमने लिया तो अधिगम टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप इस बुक से भी पढ़ोगे, अगर आप बुक से पढ़ते हो तो इस तरह से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कीवर्ड्स है, उनको हाईलाइट कर लेना और हाईलाइट करने के बाद उसको अंदर से डीपली पढ़ के देखना कि इसमें क्या कह रखा है। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप पढ़ लेते हो तो आपको आराम से, क्योंकि साइकोलॉजी एक अप्लाइड सब्जेक्ट है, तो आप आराम से अपने ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर या फिर किसी भी फील्ड में इसको अप्लाई करके आप इसको याद कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने तो इसके ऑनलाइन कोचिंग की थी और उन्हीं से मैंने नोट्स बना लिए थे जिनको मैं अभी पढ़ा भी रही हूँ। साइकोलॉजी के नोट्स से आपको पढ़ा भी रही हूँ साइकोलॉजी। तो मेरे जो भी नोट्स थे, जो भी मेरा एफर्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए अगर आपको लगे तो आप उन नोट्स को एक बार जरूर देखना, उन वीडियोस को आप जरूर देखना और उनसे हो सके तो अपने नोट्स बना लेना, नहीं तो आप उनको एक बार पढ़ने की कोशिश जरूर करना। हो सके तो आप अपने भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ लिया, जैसे मैंने तो सब डायग्राम के माध्यम से, टेबल के जैसे एक टेबल बना ली तो उस टेबल के माध्यम से, फिर इसके अलावा हर टॉपिक को जैसे एरो खींचकर, फिर एरो के बाद से इसको छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर मैंने इसको इस तरह से पढ़ा था। फिर इसको हाईलाइट भी बाद में करा था, तो आप इस तरह से छोटे छोटे से पॉइंट्स में कन्वर्ट करके डायग्राम के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से आप कोई भी जो है
टॉपिक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जैसे अधिगम है, विकास बहुत बड़े टॉपिक है, इनको मैंने एक एक दो दो पेज में क्लियर कर लिया था। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो। इसके लिए आप, अगर आपको लगता है तो आप साइकोलॉजी के लिए मेरी वीडियो भी दे सकते हो। फिर उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस कैसे करोगे, तो इसके लिए मैंने आपको बताया अमनी प्रिपरेशन की फर्स्ट ग्रेड की जो बुक आती है, उस बुक में जैसे अभी अधिगम वाला टॉपिक हमको पढ़ना है, तो प्रीवियस ईयर में आए हुए जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप करना। फिर आपको ऐसा लगता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा मैटर है, जैसे क्या होता है कि कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी कुछ एक्स्ट्रा पूछ लिया जाता है। मैंने आपको पीवाईक्यू वाली जो वीडियोस में भी पहले बताया हुआ है, तो उस इसलिए हमें पीवाईक्यू करने में फायदा होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसके फोल्डिंग की विशेषता है? आकस्मिक सहायता ये हमने पढ़ा होता है, मंदन फेडिंग पढ़ा होता है, जिम्मेदारी का स्थानांतरण। तो ये जो पॉइंट आरपीएससी ने दिए हैं, इन पॉइंट को आप हाईलाइट कर लेना, और जैसे ये सर ने भी इनको अलग से फिर वापस से समझाया हुआ है, तो इन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करके वापस से पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन वापस रिपीट भी हो सकता है। तो आपका अगर कुछ रह रहा है तो वो एक्स्ट्रा इस पॉइंट की सहायता से आपका तैयार हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है करने के बाद, फिर आपको लगता है कि मेरी नोट्स में भी नहीं है, फिर आप उसको हाईलाइट करके उस क्वेश्चन को और उसकी व्याख्या को पढ़ सकते हो। तो ये एग्जाम के टाइम पे आप क्या करोगे, सारे क्वेश्चन आप टिक लगा रहे हो, ठीक है, तो यानी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आप टिक लगा रहे हो, लेकिन जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि नोट्स की तरह तैयार हो रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो उनको आप हाईलाइट भी कर रहे हो, तो हाईलाइट करने से आपका जो एक्स्ट्रा मैटर है वो तैयार हो रहा है। और इन हाईलाइट वाले पॉइंट को आपको लास्ट टाइम में एग्जाम के जो 15 दिन या 7 दिन रहेंगे उस टाइम आप रिवाइज करोगे, तब आपको अपने नोट्स के साथ इनको ही रिवाइज करना है। तो अगर साइकोलॉजी और स्कूल मैनेजमेंट को अगर बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो, और 10 या 12 क्वेश्चन जो आते हैं उनमें से अगर 8 से 10 क्वेश्चन भी कर पाते हो, तो ये आपके लिए एग्जाम में सक्सेस के लिए बहुत अधिक बड़ा, तो क्योंकि इसमें हमको 40% का क्राइटेरिया पार करना होता है, और इस तरह से एक एक सब्जेक्ट को बुनकर ही, जोड़कर ही हम इसमें 40% है वो ला सकते हैं। तो कोशिश करना इन दोनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करने की, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी समझ के डीपली पढ़ लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा हो कि इससे मुझे बहुत फायदा मिला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो, ताकि उन्हें इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। आप